का इंडेक्स मैंने यहाँ पे रखा हुआ है। आई होप सबको दिख रहा होगा स्क्रीन, है ना। टोटल अगर आप देखेंगे तो 8 चैप्टर्स है टोटल। देयर आर 8 चैप्टर्स। हो सकता है जिन्होंने एचएससी में मैथ लिया होगा उनको 2-3 टॉपिक्स यहाँ पर ऐसे मिलेंगे जो उनको लगेगा कि उन्होंने किया हुआ है, लेकिन वो भी क्या है, उन्होंने सिर्फ बेसिक्स किए हुए होंगे जो शुरुआत के 3-4 या 5 प्रॉब्लम्स में ही तक ही उनको रेलेवेंट लगेंगे, लेकिन आगे जाके उसमें और एडवांस लेवल आएगा जो उन्होंने नहीं किया होगा। एनीवेज, तो कमिंग टू द इंडेक्स, पहले तो इंट्रोडक्शन है ये तो ठीक है ये। उसके बाद ये है एलपीपी, इसको बोलते हैं लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, ठीक है। अब इसके अंदर क्या है ना, इस चैप्टर को हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड करके हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। पहले हम लोग इसका जो फॉर्मूलेशन है वो हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग इसके अंदर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पढ़ेंगे और उसके बाद हम लोग इसका एलपीपी मेथड पढ़ेंगे। हालांकि ये चैप्टर हम लोग सबसे लास्ट में पढ़ने वाले हैं, सिंप्लेक्स। एलपीपी मेथड मतलब ये सिंप्लेक्स, ये वाला चैप्टर सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं। अब ये जो है ना, इतना, दिस इज अवर यूनिट 1, ठीक है। ये जो है यूनिट 2 है, ये यूनिट 3 है और ये यूनिट 4 है, ठीक है। अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं यूनिट 2 से। यूनिट 2 के अंदर देयर आर 2 चैप्टर्स, असाइनमेंट प्रॉब्लम एंड ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। दोनों एक दूसरे से थोड़े बहुत सिमिलर है, लेकिन अदरवाइज दे आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। और दोनों ही चैप्टर में से दोनों ही चैप्टर डिफिकल्टी लेवल में अगर देखने जाए तो मॉडरेट है, लेकिन अगर समझ में आ गए चैप्टर्स तो बहुत इंटरेस्टिंग है। लोगों को इसके सम्स करने में बहुत मजा आता है, बहुत अच्छा लगता है। दो लेक्चर्स हमारे यूजुअली होते थे ओआर के, जब ऑफलाइन लेक्चर होता था, और दोनों दो लेक्चर्स इजीली निकल जाते थे, पता नहीं चलता था 2 लेक्चर्स कब खत्म हो गए। तो पहले हम लोग असाइनमेंट प्रॉब्लम से स्टार्ट करने वाले हैं, उसके बाद हम लोग ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम करेंगे, यानी कि हमारा यूनिट 2 पहले हम लोग कवर करेंगे। उसके बाद हम लोग जाएंगे नेटवर्क एनालिसिस चैप्टर पे। अब ये एक ही चैप्टर अपने आप में एक पूरा यूनिट है, यूनिट 3। दिखने में ये एक चैप्टर है, बट इसके अंदर 2 पार्ट है, एक है सीपीएम और एक है पर्ट, ठीक है। तो 2 अलग अलग चैप्टर, इसको एज ए 2 डिफरेंट चैप्टर ट्रीट करके हम लोग पढ़ेंगे। पहले हम लोग सीपीएम करेंगे, उसके बाद हम लोग पर्ट करेंगे, और उससे हमारा ये नेटवर्क एनालिसिस चैप्टर पूरा हो जाएगा, जो कि हमारा 3rd चैप्टर होगा। उसके बाद हम लोग आ जाएंगे यूनिट 4 पे। यूनिट 4 में देयर आर 2 चैप्टर्स, सीक्वेंसिंग प्रॉब्लम्स, जिसको हम लोग लेंगे नेक्स्ट, और उसके बाद गेम थियरी, उसको लेंगे हम लोग 5th। और ये दोनों ही चैप्टर बहुत ही ज्यादा इजी है, डिफिकल्टी लेवल में एकदम इजी, और इंटरेस्टिंगली इनका वेटेज उतना ही जितना हर यूनिट का होता है। तो इसलिए ये 2 चैप्टर्स पे आपको ध्यान रखना है कि ये 2 चैप्टर किसी भी हालत में आपके मिस ना हो। ये एकदम ही इजी चैप्टर है और वेटेज भी इनका इक्वल है जितना बाकी के चैप्टर्स का है। तो यूनिट 4 पे हमारा फोकस होना चाहिए, यूनिट 4 हमसे बिल्कुल भी नहीं छूटना चाहिए। एग्जाम में यूनिट 4 के सम जहाँ भी आएंगे उसको ढूंढ ढूंढ के पहले सॉल्व करना है। एंड देन लास्ट में हम लोग आएंगे यूनिट 1 पे। यूनिट 1 में जहाँ पे हम लोग सबसे पहले फॉर्मुलेशन करेंगे, उसके बाद ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे, और उसके बाद सिंप्लेक्स करेंगे। सबसे लास्ट में हम लोग ये सिंप्लेक्स करने वाले हैं, क्योंकि ये थोड़ा दूसरे चैप्टर्स के मुकाबले इसका कैलकुलेशन लेंदी है और ये सम करने में टाइम भी बहुत ज़्यादा आ जाता है। एग्जाम में भी मैं इनके सम्स को लास्ट में सॉल्व करने की एडवाइस देता हूँ। हालांकि क्योंकि ये यूनिट 1 में आता है, तो आपके क्वेश्चन पेपर में सबसे पहले आपको यही क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे सिंप्लेक्स को लिए, बट उसको तभी अटेम्प्ट करने का मैं एडवाइस नहीं करूंगा। पहले आप जाके अटेम्प्ट करेंगे यूनिट 4 के प्रॉब्लम्स, उसके बाद आप अटेम्प्ट करेंगे यूनिट 2 के प्रॉब्लम्स, देन 3 एंड देन 1। इसी सीक्वेंस पेपर अटेम्प्ट करना है आप लोगों को, स्मार्टली अटेम्प्ट करना है। बहुत बारी रॉन्ग सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चन की वजह से भी लोगों के पेपर छूट जाते हैं, पैनिक करते हैं, मिस्टेक्स करके आ जाते हैं, ठीक है। फाइनल ईयर है, बोर्ड एग्जाम है, फाइनल ईयर है, जितना हो सके उतना ज़्यादा स्कोर करके पीछे वाले सेमेस्टर में जो भी गलतियां हुई है उनको कॉम्प ऑफ करने का ये लास्ट मौका है आपके पास, ठीक है। तो यू शुड नॉट लेट इट गो। जितना हो सके उतना बेस्ट परफॉर्म करना है इस वाले सेमेस्टर में। जिनको पढ़ना लिखना नहीं भी पसंद है, इतना समझ के चलो कि 3-4 महीने ही है, उसके बाद कुछ नहीं है, तो आखिर के 3-4 महीने अच्छे से कर लो परफॉर्म। ये परफॉर्मेंस लाइफ टाइम दिखने वाले, तो ट्राई योर बेस्ट,
ठीक है। तो ये है हमारा कंटेंट, टोटल 8 चैप्टर्स दिख रहे हैं यहाँ पे, और किस तरीके से करने वाले उसका सीक्वेंस भी मैंने बता दिया है। यूनिट 2 से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, और उसमें सबसे पहला असाइनमेंट प्रॉब्लम है जो कि हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। असाइनमेंट प्रॉब्लम चैप्टर ही हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं। इस वाले प्रॉब्लम का पर्पस क्या है, इसका मीनिंग क्या है, ये आज हम लोग डिस्कस करेंगे। अगर हो सका तो इसका एक प्रॉब्लम भी सॉल्व करेंगे, इफ पॉसिबल। नहीं हुआ तो अगले लेक्चर में करेंगे, ठीक है। आई होप आप लोग को चीजें समझ में आ रही है मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। तो ध्यान देना है, ये वाले पेपर में आपको ध्यान देना है। ट्राई योर बेस्ट कि आप इस वाले सब्जेक्ट के साथ आप कोई रिस्क ना लो, ठीक है। अब मैं आई एम नाउ वी आर मूविंग टू आवर चैप्टर असाइनमेंट प्रॉब्लम, ठीक है। यूनिट 2 का है, यूनिट 2, ठीक है। असाइनमेंट प्रॉब्लम है चैप्टर का नाम, और असाइनमेंट प्रॉब्लम का मैं पहले आपको पर्पस समझा देता हूँ कि ये वाला सब्जेक्ट, ये वाला चैप्टर को क्यों पढ़ना है, ये वाला चैप्टर का जो एल्गोरिथम इसका पर्पस क्या है। देखिए, से फॉर एग्जांपल हमारे पास 4 एम्प्लॉइज है, और हमारे पास सामने 4 जॉब्स या फिर टास्क है करने के लिए, ठीक है। अब हमको करने के लिए वी नो दैट वी हैव गॉट 4 टास्क एंड वी हैव गॉट 4 एम्प्लॉइज। तो लोगों को लगेगा कि सर इसमें क्या प्रॉब्लम है, हर एक बंदे को एक एक काम दे दो, हो गया काम पूरा, है ना। सारे बंदों को काम दे दिया, काम आपका हो जाएगा। सही बात है, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन you have to not just allocate the work to the employee, but you have to allocate the work to the employee in such a way कि वो लोग उनको दिए हुए काम को कम से कम टाइम में कर दे, ज्यादा से ज्यादा एक्यूरेसी दिखाए, और कम से कम कॉस्ट में काम पूरा होना चाहिए। तो इस तरीके से हमको एलोकेट करना है उसको, सिर्फ नाम के लिए हाँ भाई चल 4 लोग हैं, चलो सब एक एक काम ले लो और उसको करना शुरू कर दो, इस तरीके से काम नहीं करना है। करने के लिए काम नहीं करना है, उसको बेस्ट तरीके से और कंपनी के कंपनी को ऑप्टिमम रिजल्ट मिले, उस तरीके से हमको काम को एलोकेट करवाना है, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग असाइनमेंट का जो एल्गोरिथम है वो इस्तेमाल करने वाले हैं। चैप्टर का नाम है असाइनमेंट प्रॉब्लम, यानी कि यहाँ पर हम लोगों को टास्क असाइन करने हैं, और वो टास्क हम लोग को इस तरीके से असाइन करना है कि वो कम से कम टाइम में परफॉर्म हो, कम से कम कॉस्ट में परफॉर्म हो, और कंपनी के लिए या फिर ऑर्गेनाइजेशन के लिए मोस्ट बेनिफिशियल हो, ठीक है। तो इस असाइनमेंट को परफॉर्म करने के लिए, इस एल्गोरिथम को परफॉर्म करने के लिए कुछ अजम्पशंस है जो हम लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे अजम्पशंस यहाँ पे लिखे हुए हैं। देयर आर 6 अजम्पशंस जो हमको ध्यान में रखने हैं व्हाइल सॉल्विंग असाइनमेंट प्रॉब्लम। पहला अजम्पशन क्या है, एवरी फैसिलिटी इज केपेबल ऑफ डूइंग ईच टास्क। जैसे कि यहाँ पर मैंने बताया कि 4 एम्प्लॉय और 4 जॉब्स है, तो हमको पहले तो ये अज्यूम कर लेना कि हर एक बंदा चारों टास्क को करने के लिए केपेबल है। मतलब ऐसा नहीं कि एक बंदा इसमें से एक आधा जॉब करने के लिए केपेबल नहीं है तो वो उसके लिए ऑप्शन में नहीं, ऐसा नहीं। आपको यही अज्यूम करके चलना है, जितने भी लोग हैं क्वेश्चन में और जितने भी टास्क है, एवरी फैसिलिटी यानी कि एवरी वर्कर इज एबल टू डू ईच एंड एवरी टास्क। तो आप किसी को भी कोई भी वाला टास्क असाइन कर सकते हो। सेकंड assumption, every task is different and facilities have different capabilities। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो आपको ये assume कर लेना कि चारों जॉब जो है वो एक दूसरे से अलग है, सेम जॉब्स नहीं है, और एट द सेम टाइम ये जो चारों एम्प्लॉइज है इनकी भी कैपेबिलिटीज अलग अलग है, ठीक है। कोई एक काम में बेटर होगा, कोई दूसरे तरीके के काम में बेटर होगा। तो आपको इसलिए उस तरीके से आपको जॉब्स असाइन करना है, जो जिस काम में ज्यादा अच्छा है उसको वो वाला काम दे देंगे तो वो उस काम को अच्छे से और कम टाइम में कर पाएगा। Third, one and only one task can be assigned to one and only one facility and vice versa। तो ये भी आपको ध्यान देना है कि अगर 4 लोग हैं, ABCD 4 एम्प्लॉय है और 4 टास्क है, तो एक बंदे को एक ही काम देना है। ऐसा नहीं कि A बहुत ज्यादा एफिशिएंट है तो इसको 2 काम दे दिया और D को एक भी काम नहीं है, D आइडल बैठा है, ऐसा बिल्कुल भी होना नहीं चाहिए। हर एक बंदे को एक ही काम मिलना चाहिए, एक ही टास्क असाइन होना चाहिए, ताकि सारे एम्प्लॉय को काम मिले। भले कोई भी कितना भी अच्छा क्यों ना हो, उसको आप 2 काम दे दोगे और एक बंदे को आप आइडल बिठाओगे, वो कभी भी कंपनी को परवड़ेगा ही नहीं। कंपनी कैन नॉट अफोर्ड पेइंग फ्री वेजेस टू एनी ऑफ द एम्प्लॉय। उसके बाद नेक्स्ट,
नंबर ऑफ फैसिलिटीज मस्ट बी इक्वल टू नंबर ऑफ टास्क। ठीक है, तो ये भी एक अजम्पशन है कि जितने भी टास्क है, तो फॉर एग्जाम्पल 4 टास्क है तो 4 एम्प्लॉय है ही, होने ही चाहिए। इन केस अगर नहीं है तो उसका भी हम लोग को सोल्यूशन निकालना है, जो हम लोग सम सॉल्व करते हो। आई विल एक्सप्लेन अबाउट दिस। अभी इतना आपको ध्यान में रखना है कि जितने काम होंगे उतने लोग होने जरूरी है। फिफ्थ, एवरी फैसिलिटी इज कॉम्पिटेंट इनफ टू डू एनी टास्क। ठीक है, ये इसी का वापस से इन्होंने दे दिया है कि भाई हर बंदा हर तरीके का काम करने के लिए कॉम्पिटेंट है। ऑल टास्क आर मोर और लेस होमोजीनियस। ठीक है, ये दोनों को आपको इग्नोर कर देना, नहीं भी कंसिडर करेंगे तो चलेगा। पहले के ऊपर के जो 4 असम्पशंस है वो इंपॉर्टेंट है और वो सेंसिबल है। ठीक है, तो ये थे असम्पशंस इन असाइनमेंट टेक्निक। तो आपको ध्यान में रखना है कि हर बंदा हर तरीके का काम करने के लिए कॉम्पिटेंट है या फिर केपेबल है। सारे काम एक दूसरे से अलग है और सारे एम्प्लॉय के कैपेबिलिटीज भी एक दूसरे से अलग है। हर एक एम्प्लॉय को एक ही काम मिलना असाइन करना है, एक से ज्यादा काम असाइन नहीं करना है। और जितने टास्क होंगे उतने हमारे पास फैसिलिटीज होने जरूरी है। तो ये था assumptions इन असाइनमेंट टेक्निक। इन हम लोग ने इन assumptions को नोट कर लिया होगा। अब जो मैं डिस्कस करने वाला हूँ वो है इस असाइनमेंट प्रॉब्लम को करने के लिए कुछ बेसिक कंडीशंस है विच इज नेसेसरी टू सॉल्व असाइनमेंट प्रॉब्लम। ठीक है, इसका दूसरा नाम है हंगेरियन असाइनमेंट ऑल्सो या फिर हंगेरियन मेथड। तो हम लोग अभी बेसिक कंडीशंस क्या है वो देख लेते हैं और फिर इसको भी नोट कर लेंगे। तो 2 बेसिक कंडीशंस है। पहला बेसिक कंडीशन है द प्रॉब्लम शुड बी अ मिनिमाइजेशन टाइप प्रॉब्लम। मतलब कोई भी प्रॉब्लम जिसको अगर आपको असाइनमेंट एल्गोरिथम अप्लाई करके सॉल्व करना है तो फर्स्ट इट शुड सैटिस्फाई बोथ द बेसिक कंडीशन। पहला बेसिक कंडीशन है द प्रॉब्लम शुड बी ऑफ अ मिनिमाइजेशन टाइप। ठीक है, प्रॉब्लम जो है मिनिमाइजेशन टाइप का होना चाहिए। क्या इसका मतलब क्या है मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। मिनिमाइजेशन टाइप का प्रॉब्लम होना चाहिए। मिनिमाइजेशन का टाइप क्या होता है, अब कोई ऐसी चीज जो कम आप चाहते हो कि कम से कम हो और तो ही वो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। फॉर एग्जाम्पल इफ यू टॉक अबाउट टाइम, तो हमेशा आप यही चाहोगे कि जो भी आप काम लेते हो वो कम से कम टाइम में पूरा हो जाए, तो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। अगर ज़्यादा टाइम ले लेंगे तो आपके लिए कम बेनिफिशियल होगा, इट विल बी अ लॉस फॉर योर। तो उसी तरीके से अगर आप कॉस्ट की बात करो तो हमेशा आप ये सोचेंगे कि कोई भी काम अगर मैं कर रहा हूँ तो कम से कम कॉस्ट में पूरा हो जाना चाहिए। यू ऑलवेज ट्राई योर बेस्ट टू मिनिमाइज द कॉस्ट। डिस्टेंस, कितना भी अगर आपको कोई ट्रैवल करना है या फिर कहीं जाना है तो आप हमेशा से यही कोशिश करेंगे कि मैं कम से कम डिस्टेंस ट्रैवल करके उस काम को पूरा कर लूँ, जिससे मेरा ट्रैवलिंग का टाइम भी बच जाएगा, मेरा फ्यूल कॉस्ट भी बढ़ जाएगा। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स है जिसको हम लोग मिनिमम से मिनिमम रखना चाहेंगे। और ऐसे ही बहुत सारे और भी एलिमेंट होते हैं जैसे कि सैडनेस। तो हम लोग हमेशा ये कोशिश करते हैं कि इंसान कम से कम टाइम या कम से कम सैड रहे। हैप्पीनेस अगर होगी तो वो ज्यादा से ज्यादा एक्सपेक्ट करते हैं। प्रॉफिट अगर है तो हम लोग वो ज्यादा से ज्यादा एक्सपेक्ट करते हैं। सेल्स, प्रोडक्टिविटी हम लोग हमेशा ज्यादा से ज्यादा एक्सपेक्ट करते हैं। तो जो भी चीजें हम लोग कम से कम एक्सपेक्ट करते हैं उसको बोलते हैं मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम। उस टाइप के चीजों को हम लोग बोलते हैं मिनिमाइजेशन, यानी कि हमको वो जितना कम होगा उतना ज्यादा बेनिफिशियल होगा। तो ये पहला वाला बेसिक कंडीशन है। तो प्रॉब्लम में अगर टाइम आता है या फिर कॉस्ट आता है या फिर डिस्टेंस आता है जो कि हम हमेशा चाहते हैं कि कम से कम हो, तो उसको बोलते हैं मिनिमाइजेशन टाइप वाला प्रॉब्लम। बट अगर प्रॉब्लम में प्रॉफिट या फिर कंट्रीब्यूशन या फिर सेल्स या फिर प्रोडक्टिविटी ऐसी कोई चीजें आती है तो उसको हम लोग बोलेंगे मैक्सिमाइजेशन टाइप वाला प्रॉब्लम है। तो मैक्सिमाइजेशन वाले टाइप वाले प्रॉब्लम के ऊपर हम लोग असाइनमेंट प्रॉब्लम का एल्गोरिथम अप्लाई नहीं कर पाते। उस वाले प्रॉब्लम को पहले हम लोग को कन्वर्ट करना पड़ेगा इनटू अ मिनिमाइजेशन टाइप प्रॉब्लम और उसके बाद हम लोग उसको सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो जो सबसे पहला बेसिक कंडीशन है वो ये है कि द प्रॉब्लम शुड बी अ मिनिमाइजेशन टाइप प्रॉब्लम। सेकंड बेसिक कंडीशन पे आ जाते हैं, द प्रॉब्लम शुड बी बैलेंस्ड। बैलेंस का मतलब क्या है, नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। हम लोग जब यहाँ पे सम्स करेंगे हमारे सामने ना
मैट्रिक्स आएंगे, मैट्रिक्स पे ऑफ मैट्रिक्स आएगा हमारे सामने, जैसे कि अब ये 3 एम्प्लॉई और 3 टास्क है, और ये जो मैं लिख रहा हूं ये मान लो ये है टाइम टेकन बाय द एम्प्लॉय टू फिनिश दैट टास्क। से फॉर एग्जांपल ये टाइम है मिनट्स में, ठीक है। अब ए जो है उसको अगर आप जॉब 1 देंगे तो 4 मिनट्स लेता है उसको परफॉर्म करने के लिए, उसको अगर आप जॉब 2 देंगे तो 7 मिनट्स लेता है, और जॉब 3 के लिए वो 2 मिनट्स लेगा, ठीक है। ये क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। अब अगर बी की बात करें तो बी को ये टास्क खत्म करने के लिए 5 मिनट्स लगेगा, जब ए वाज टेकिंग 4 मिनट बट बी विल टेक 5 मिनट, बिकॉज सारे एम्प्लॉय की कैपेबिलिटीज अलग अलग है। टास्क 2 को कंप्लीट करने के लिए बी विल टेक 10 मिनट, टास्क 3 को कंप्लीट करने के लिए बी विल टेक 1 मिनट। सिमिलरली सी का भी इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। तो अब ये एक अच्छा, इसको अगर सॉल्व करना है तो कंडीशन क्या बोला है यहाँ पर कि इट शुड बी अ बैलेंस्ड प्रॉब्लम। बैलेंस्ड प्रॉब्लम मतलब क्या, नंबर ऑफ रोज शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कितने रो है, 1 2 3, और कॉलम्स कितने हैं, 1 2 3। तो मतलब कि ये एक बैलेंस्ड प्रॉब्लम का एग्जांपल है। यहाँ पे नंबर ऑफ रोज आर इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, तो इसको हम लोग बैलेंस्ड प्रॉब्लम बोलेंगे। इन केस अगर ऐसा नहीं है, नंबर ऑफ रोज आर नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, तो उसको हम लोग एक अनबैलेंस्ड प्रॉब्लम बोलेंगे, और उसके ऊपर एल्गोरिथम अप्लाई नहीं हो पाएगा। तो पहले हम लोग को उसको बैलेंस करना पड़ेगा और उसके बाद ही हम उसको सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। एंड एट द सेम टाइम ये एक मिनिमाइजेशन टाइप वाला प्रॉब्लम भी है, जो कि कंडीशन 1 था। कैसे पता चला, तो यहाँ पर जो एलिमेंट्स दिए हैं वो क्या है, टाइम है, टाइम इन मिनट्स। और टाइम तो हम लोग को पता है कि क्या होना चाहिए, कम से कम होना चाहिए। जितना कम टाइम में काम होगा उतना ज्यादा बेनिफिशियल होगा कंपनी के लिए, तो इसलिए ये मिनिमम पॉसिबल होना चाहिए। दैट इज व्हाई इट मेक्स द प्रॉब्लम एज अ मिनिमाइजेशन टाइप प्रॉब्लम, एंड द प्रॉब्लम इज अ बैलेंस्ड प्रॉब्लम एज वेल। जैसे कि हमने देखा 3 रो और 3 कॉलम है, तो यानी कि इस वाले प्रॉब्लम में ने दोनों बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई कर ली है, और इसके ऊपर हम लोग एल्गोरिथम अप्लाई करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो दिस इज व्हाट आई वांटेड टू डिस्कस, बेसिक कंडीशन। देयर आर 2 बेसिक कंडीशन। अब यहाँ पर मैंने टेबल में क्या यहाँ पे दिखाया है कि मिनिमाइजेशन टाइप है, तो एग्जांपल देखिए क्या क्या चीजें आएगी, तो आपको आइडिया आ जाएगा कि ये मिनिमाइजेशन टाइप वाला प्रॉब्लम है। टाइम, कॉस्ट, डिस्टेंस, ये हमेशा कम से कम होना चाहिए। अगर ऐसी कोई चीजें आ गई, प्रॉफिट, कंट्रीब्यूशन, सेल्स, प्रोडक्टिविटी, एक्सपेक्टेड रिस्पॉन्स, तो ये सारे क्या ज्यादा से ज्यादा बेटर होते हैं हमारे लिए। तो इसलिए इनको हम लोग मैक्सिमाइजेशन टाइप वाले प्रॉब्लम बोल सकते हैं। अगर ऐसा कुछ आया तो हमको पहले इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा इनटू मिनिमाइजेशन टाइप। तो कैसे करना है वो हम लोग बाद में देखेंगे। अभी के लिए फोकस करना है ऑन द बेसिक कंडीशंस। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा बेसिक कंडीशंस क्या है। 2 ही बेसिक कंडीशन है, इसको भी नोट कर लो। हमारा पहला इलस्ट्रेशन सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो पहले हम लोग क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं, उसको समझ लेते हैं, उसके बाद उसको सॉल्व करेंगे स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। द MBI मैन्युफैक्चरिंग कंपनी plans to manufacture 4 types of new mini computers, ठीक है। Each of the plant has manufacturing capacity for 1 product only, ठीक है। तो ये एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जिसके पास मैन्युफैक्चर करने के लिए प्लांट भी है, और वो उन प्लांट्स में 4 टाइप के मिनी कंप्यूटर्स मैन्युफैक्चर करने का प्लान कर रही है। The unit manufacturing cost for producing the different mini computers at the 4 plants are shown in the table below. तो जो टेबल में जो डेटा दिया हुआ है, इट इज रिगार्डिंग कॉस्ट, क्लियरली बोल दिया ना, यूनिट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। तो कंपनी के पास टोटल 4 प्लांट्स है, ये है उनके 4 प्लांट्स, और उन 4 प्लांट से मैन्युफैक्चर करना चाहती है वो 4 तरीके के अलग अलग मिनी कंप्यूटर्स, यानी कि। और ये भी क्लियरली बोल दिया यहाँ पर क्वेश्चन में कि एक प्लांट जो है वो एक ही टाइप का प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर पाएगा। मतलब ऐसा नहीं कि प्लांट 1 के अंदर आप 2 मिनी कंप्यूटर प्रोड्यूस कर लो और कोई एक प्लांट आप आइडल छोड़ दो, ऐसा नहीं चलेगा। और हमारा अजम्पशन भी यही था कि हम लोग यही अज्यूम करके चलेंगे कि एक जन को एक ही काम असाइन होगा। तो यहाँ पर हम लोग को करना क्या है, वी हैव टू असाइन द मिनी कंप्यूटर्स टू द प्लांट्स इन सच अ वे दैट द कॉस्ट इज लोएस्ट पॉसिबल। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट जो वो कम से कम होना चाहिए, ठीक है। करने के लिए तो चारों प्लांट में चारों तरीके के मिनी कंप्यूटर्स मैन्युफैक्चर हो सकते हैं। तो हम लोग रैंडमली भी चल भाई मिनी कंप्यूटर 1 जो है प्लांट 1 में डाल दिया, 2 को प्लांट 2 में डाल दिया, सो ऑन। बट उससे क्या है, काम हो जाएगा, जो मैन्युफैक्चर करना है वो हो जाएगा, बट
हमारा पर्पस क्या है, सिर्फ मैन्युफैक्चर करना नहीं, हमारा पर्पस ये है कि मैन्युफैक्चर करना है विद मिनिमम पॉसिबल कॉस्ट, सो दैट हम लोग उसमें मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न कर सके, मार्केट में कॉम्पिटिटिव प्राइस सेट करके सरवाइव कर सके। तो अब हम लोग हमारा एल्गोरिथम का यहाँ पे असाइनमेंट का एल्गोरिथम अप्लाई करेंगे टू फाइंड आउट कि कौन सा वाला मेरी कंप्यूटर कौन से वाले प्लांट में मैन्युफैक्चर किया जाएगा और जिससे लोवेस्ट कॉस्ट में सारे कंप्यूटर्स मैन्युफैक्चर हो जाएंगे। अब पहले तो हम लोगों को बेसिक कंडीशन चेक करनी चाहिए। जब भी हम लोग कोई भी सम स्टार्ट करते हैं तो वी विल फर्स्ट हैव टू टेस्ट फॉर द बेसिक कंडीशंस। इफ द बेसिक कंडीशंस आर सेटिस्फाइड तो ही हम इसको सॉल्व कर पाएंगे। तो पहला बेसिक कंडीशन क्या था, अभी अभी हमने देखा है, दैट द गिवन प्रॉब्लम शुड बी अ मिनिमाइजेशन टाइप प्रॉब्लम। तो उसके लिए आपको ये जो सम के अंदर जो एलिमेंट्स दिए हैं, ये दिख रहे हैं आप, ये इन एलिमेंट्स के ऊपर ध्यान देना है और आपको पता करना है ये इतना चीज है, मैंने ऊपर से ले लिया इतनी, ठीक है, कि भाई मेरी कंप्यूटर 1 है तो उसको अगर आप प्लांट 1 में मैन्युफैक्चर करोगे तो 24 रुपीज का कॉस्ट लगेगा। उसका प्लांट 2 में मैन्युफैक्चर करने का प्लान कर रहे हो तो 28 रुपए का कॉस्ट लगेगा, 26 रुपया, 22 रुपए। सिमिलरली मेरी कंप्यूटर 2 है, इफ यू आर मैन्युफैक्चरिंग इट इन प्लांट 1 देन इट विल कॉस्ट 18, 20, 28, 32। ऐसे हर प्लांट का, हर कंप्यूटर का कॉस्ट दिया हुआ है। तो ये कॉस्ट है, ये जो एलिमेंट है वो क्या है, कॉस्ट है। और कॉस्ट हम लोग क्या चाहते हैं, मिनिमम पॉसिबल रहे। यानी कि ये कौन सा टाइप का प्रॉब्लम हो गया, ये एक मिनिमाइजेशन टाइप प्रॉब्लम है, जैसा कि हमको चाहिए था, विच इज अवर फर्स्ट बेसिक कंडीशन। तो अवर फर्स्ट बेसिक कंडीशन तो इज सेटिस्फाइड, हमको मिनिमाइजेशन टाइप का चाहिए था और मिनिमाइजेशन टाइप का ही है ये प्रॉब्लम। कमिंग टू द सेकंड बेसिक कंडीशन, अगला बेसिक कंडीशन क्या था, द गिवन प्रॉब्लम शुड बी अ बैलेंस्ड प्रॉब्लम, यानी कि नंबर ऑफ रोज जो शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। तो देख लेते हैं यहाँ पे कितने रो है, 1 2 3 4 रो है, और कितनी कॉलम्स है, 1 2 3 4 कॉलम है, ठीक है। तो नंबर ऑफ रोज आर इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, तो ये एक बैलेंस्ड प्रॉब्लम भी है। जितने प्लांट्स है उतने ही मेरी कंप्यूटर्स है, 4 रो है 4 कॉलम है, तो ये एक बैलेंस प्रॉब्लम है। और ये एक मिनिमाइजेशन टाइप प्रॉब्लम है। कैसे मालूम पड़ा कि अंदर जो एलिमेंट है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दे आर रिप्रेजेंटिंग मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, एंड मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट वी ऑलवेज वांटेड टू बी मिनिमम पॉसिबल सो दैट we can manufacture the computers at minimum possible cost and later on we can earn maximum possible profit, ठीक है। इसलिए ये एक मिनिमाइजेशन टाइप प्रॉब्लम है। अब इसको सॉल्व करेंगे। जब हमको पता है कि दोनों बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई हो चुके हैं, तो नाउ वी विल ट्राई टू सॉल्व इट। तो उसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहला जो स्टेप है उसको बोलते हैं रो मिनिमम। ओके, द वेरी फर्स्ट स्टेप इज रो मिनिमम। मैं थोड़ा इसके लिए थोड़ा लाइंस बना लेता हूँ सॉल्व करने के लिए। ओके, तो रो मिनिमम के लिए मैंने यहाँ पे एक टेबल बनाई है। ये मैट्रिक्स दूसरे स्टेप के लिए, तो उस पर भी फोकस नहीं करना है, पहले रो मिनिमम कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे जो कितने हमारे पास 4 प्लांट्स है, तो 4 प्लांट्स और हमको 4 मिनी कंप्यूटर्स बनाने हैं, तो 4 मिनी कंप्यूटर्स। अब देखिए क्या करना है, रो मिनिमम में आपको रो मिनिमम में रो वाइज जाना होता है, ठीक है। नाम ही इसलिए रो मिनिमम क्योंकि इसको रो वाइज परफॉर्म करना होता है, फोकसिंग ऑन द वेरी फर्स्ट रो, ठीक है। तो ये देख सकते हैं आप, सारे कॉस्ट है 24, 18, 22, 28। तो इन सारे कॉस्ट में स्टेप का नाम क्या है, रो मिनिमम, यानी कि रो के अंदर आपको मिनिमम कॉस्ट सिलेक्ट करना है। मिनिमम कॉस्ट कौन सा है, इनमें से मिनिमम कॉस्ट है 28। अब क्या करना है, जैसे आपने 28 मिनिमम कॉस्ट आइडेंटिफाई कर लिया एक रो में, उसी रो के सारे वैल्यूज में से आपको 18 जो है, सॉरी 18 है मिनिमम कॉस्ट, 18 को आपको सब्ट्रैक्ट कर देना है।
यानी कि 24 में से आप 18 माइनस कर देंगे, 18 में से 18 माइनस कर देंगे, 22 में से 18, 28 में से 18, और आपको एक नया मैट्रिक्स मिलेगा। यहाँ पे एक रिड्यूस्ड मैट्रिक्स मिलेगा। 24 में से 18 जाएगा, कितना बचेगा आपको? अगर ओरली कर सकते हो तो अच्छी बात है, इफ इन केस आपको डाउट आता है तो यूज योर कैलकुलेटर्स बट अवॉइड मिस्टेक्स। 24 माइनस 18 6, 18 माइनस 18 0, 22 माइनस 18 4, 28 माइनस 18 10। ठीक है, ये पहले रो के लिए किया। यही सेम चीज हमको बाकी के रोज के लिए भी करनी है। सेकेंड रो में आएंगे। अब सेकेंड रो में मिनिमम कॉस्ट आइडेंटिफाई करेंगे जो कि है 16। अब क्या करना है, उसी रो के सारे वैल्यूज में से आपको 16 सब्ट्रैक्ट कर देना है। पहला है 28, 28 में से 16 माइनस करेंगे तो 12, 20 में से 16 4 0, 24 में से 16 8। Coming to the third row, doing the same for the third row as well। तो इन तीनों में से मिनिमम कॉस्ट कौन सा है? 20। सारे नंबर में से आपको 20 माइनस कर देना है, तो 26 में से 20 जाएगा तो 6, 28 में से 20 जाएगा 8, 20 माइनस 20 0, 24 माइनस 20 4। लास्ट रो, इसमें से मिनिमम कॉस्ट कौन सा है? 21 है मिनिमम, 22 है मिनिमम। तो अब सब नंबर में से आपको 22 सब्ट्रैक्ट कर देना है, तो 22 माइनस 22 0, 32 माइनस 22 10, 24 माइनस 22 2 एंड 22 माइनस 22 0। ठीक है, ये मैंने पहला स्टेप कर दिया रो मिनिमम का। अब इसके बाद हमको करना है दूसरा स्टेप, जिसको हम लोग बोलेंगे कॉलम मिनिमम। ठीक है, अब जो हमने रो मिनिमम में किया, वो जो रो मिनिमम का जो प्रोसेस था वही हमको वापस ही करना है, बट हमको कॉलम वाइज करना है। और हाँ, रो मिनिमम में हम लोग ने क्वेश्चन के में जो मैट्रिक्स था उसको देख करके हमने रो मिनिमम किया है, बट अब कॉलम मिनिमम में हमको क्वेश्चन वाला मैट्रिक्स नहीं कंसिडर करना है, हमको ये वाले मैट्रिक्स का ही कॉलम मिनिमम करना है। वी हैव टू नाउ यूज दिस रिड्यूस्ड मैट्रिक्स। अब ये पुराने मैट्रिक्स को भूल जाना है, जो नया मैट्रिक्स आया उसको आगे कैरी फॉरवर्ड करना है। तो ये जो मैट्रिक्स मिला है रो मिनिमम का, इस वाले मैट्रिक्स पे आपको कॉलम मिनिमम वर्कआउट करना है। कॉलम मिनिमम में क्या करना होता है, आपको कॉलम वाइज जाना है। जैसे कि पहला वाला कॉलम है, इसमें से आपको मिनिमम कॉस्ट सिलेक्ट करना है जो कि है 0, और सारे नंबर उसी कॉलम के सारे नंबर में से आपको 0 सब्ट्रैक्ट करना है। अब क्योंकि ये 0 है तो आप किसी भी नंबर में से 0 माइनस करेंगे तो नंबर तो अनचेंज ही रहने वाला है, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे कि 6 माइनस 0 6 ही आएगा, 12 माइनस 0 12, 6 माइनस 0 6, 0 माइनस 0 0। तो जैसा का वैसा ही आपको पूरा कॉलम वापस देखने को मिल गया। क्यों? क्योंकि मिनिमम नंबर 0 था। अगर मिनिमम नंबर 1 या कोई और नंबर होता तो ये सारे नंबर्स चेंज हो जाते। अब सेकंड कॉलम में आते हैं, सारे कॉलम के लिए कोई यही करना है। सेकंड कॉलम में भी मिनिमम नंबर 0 ही है, तो वापस सारे वही वैल्यूज आएंगे, क्योंकि आप सारे नंबर में से 0 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सेम ही नंबर आने वाले। 0 माइनस 0 0, 4 माइनस 0 4, 8 माइनस 0 8, 10 माइनस 0 10। तो ये जस्ट एक कोइंसिडेंस है कि मिनिमम कॉस्ट जो है वो 0 आ रहा है हर कॉलम में, और इसलिए आपका जो रो मिनिमम का मैट्रिक्स है वही का वही सेम पूरा मैट्रिक्स आपका कॉलम मिनिमम में आ रहा है। अदरवाइज अगर नंबर कोई अलग होता 0 के अलावा तो आपके वैल्यूज में चेंजेस देखने मिलते आपको। फोर्थ वाले कॉलम में भी मिनिमम वैल्यू 0 ही है, तो इसलिए ये वाला कॉलम भी पूरा एज इट इज ही आ जाएगा, कोई भी वैल्यूज आपको चेंज नहीं देखने मिल रही है। तो इन शॉर्ट ऐसे देखने जाए तो रो मिनिमम के बाद कॉलम मिनिमम किया, बट एक भी वैल्यू में कोई भी चेंजेस नहीं आया। रीजन क्या है? सारे कॉलम में मिनिमम वैल्यू 0 ही निकल के आए, और इस वजह से आपके वैल्यूज जो है वो अनचेंज रहे। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। हम लोगों ने अभी तक 3 चीजें करी है। पहला बेसिक कंडीशन चेक कर लिया, उसके बाद रो मिनिमम किया, उसके बाद कॉलम मिनिमम किया। हाउएवर कॉलम मिनिमम डिड नॉट अफेक्ट द मैट्रिक्स इन एनी वेज, बिकॉज इन ईच एंड एवरी कॉलम देयर वाज ऑलरेडी 1 0 विच वाज मिनिमम नंबर, और इसलिए वैल्यूज अनचेंज रहे। अब स्टेप 3 करेंगे, जिसको हम लोग बोलते हैं ऑप्टिमैलिटी टेस्ट। ठीक है, अभी ये इंपॉर्टेंट स्टेप है
यहाँ पर क्या होता है, हमको क्या करना है, वी वांट टू चेक वेदर दिस मैट्रिक्स इज ऑप्टिमम और नॉट, बिकॉज हमारा पर्पस क्या है, वी वांट टू असाइन द मिनी कंप्यूटर्स टू द रिस्पेक्टिव प्लांट्स in such a way that we end up manufacturing the mini computers at minimum possible cost. तो क्या ये मैट्रिक्स उस सॉल्यूशन को देने के लिए ऑप्टिमम है या नहीं, उसके लिए हमको इसके ऊपर ऑप्टिमैलिटी टेस्ट करना पड़ेगा। ऑप्टिमैलिटी टेस्ट करने के लिए हमको यहाँ पर कुछ लाइंस ड्रॉ करने पड़ेंगे। लाइंस ड्रॉ करने का रूल क्या है पहले वो देख लेते हैं। लाइंस या तो आप वर्टिकल लाइन बना सकते हो या तो आप हॉरिजॉन्टल लाइन बना सकते हो। और लाइन आपको क्यों ड्रॉ करना है, बिकॉज यू वांट टू कैंसिल द जीरोज ओवर हियर, जो भी जीरोज है उसको कैंसिल करना है। लाइन ड्रॉ कर करके आपको जीरोज कट करने हैं, लेकिन ऐसे जैसे वैसे लाइन नहीं बनाना है। यू हैव टू ट्राई इन सच अ वे दैट यू ड्रॉ मिनिमम पॉसिबल नंबर ऑफ लाइंस व्हाइल कैंसिलिंग मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ जीरोज। यानी कि आपको फोकट में लाइन वेस्ट नहीं करनी है। जहाँ पे ज्यादा जीरोज एक साथ कट रहे हैं वहां पर आपको पहले लाइन बनानी है, सो दैट आप कम से कम लाइन बना करके ज्यादा से ज्यादा जीरोज कैंसिल करो। और एट दी एंड एक भी जीरो जो है वो अनकैंसल्ड नहीं रहना चाहिए, सारे जीरोज आपको कैंसिल कर देने हैं एज पर दिस स्टेप ऑफ ऑप्टिमैलिटी टेस्ट। तो जैसे कि मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे हम लोग सिर्फ वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन ही बना सकते हैं। तो पहले हमको चेक करना है कि क्या कोई भी ऐसा सिचुएशन है कि हम लोग एक साथ 3 जीरोस कैंसिल कर सकते हैं। तो कोई भी तरीके का लाइन बना के आप एक साथ 3 जीरो तो कैंसिल नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसा कोई सिचुएशन है नहीं यहाँ पर। बट हाँ, हम लोग एक साथ 2 जीरोस तो जरूर कैंसिल कर सकते हैं। जैसे कि मैं अगर ये वाला लास्ट रो अगर मैं ऐसे कैंसिल करूँ तो मैंने एक साथ ये और ये 2 जीरोस को एक ही लाइन में कैंसिल कर दिया, ठीक है। उसके बाद और एक जगह यहाँ पर है, देखिए ये कॉलम में मैं अगर इस तरीके से ये लाइन बना दूं तो मैं फिर से यहाँ पर और 2 जीरोस कैंसिल कर पाया बाय ड्रॉइंग ओनली 1 लाइन, ठीक है। उसके बाद अभी एक और जीरो यहाँ पर बचा हुआ है, और जैसा कि मैंने बताया कि एक भी जीरो जो है बचना नहीं चाहिए, सारे जीरोस को कैंसिल करना है हम लोगों को। तो ये एक जीरो बचा है तो इसके लिए मुझे एक लाइन बनानी ही पड़ेगी इसको कैंसिल करने के लिए। अब चॉइस मेरा है, मैं वर्टिकल लाइन भी बना सकता हूँ, हॉरिजॉन्टल लाइन भी बना सकता हूँ, और ये लाइनिंग का प्रोसेस जो है वो केस टू केस वेरी कर सकता है। मैं अभी वर्टिकल लाइन बना रहा हूँ इसको कैंसिल करने के लिए। हो सकता है आप में से कोई हॉरिजॉन्टल लाइन भी बना ले, बट उसमें कोई गलत नहीं है। प्रेजेंटेशन वेरी कर सकता है, थोड़े बहुत कैलकुलेशन में फर्क आ सकता है, बट एज फार एज यू हैव टेकन केयर ऑफ द रूल ऑफ ड्रॉइंग मिनिमम पॉसिबल नंबर ऑफ लाइंस टू कैंसिल मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ जीरोस, आपका फाइनल आंसर सेम ही आएगा, ठीक है। तो अब हमने सारे जीरोस को कैंसिल कर दिया है, ठीक है, एक भी जीरो अनकैंसल्ड नहीं है। अब हम लोगों को देखना है कि ये सॉल्यूशन ऑप्टिमम है या नहीं, और किसी भी सॉल्यूशन को ऑप्टिमम होने के लिए ये कंडीशन होना चाहिए, m शुड बी इक्वल टू n। अब ये m और n क्या है, m इज योर मैट्रिक्स ऑर्डर, ठीक है। m मतलब क्या है, मैट्रिक्स ऑर्डर, और n क्या है, n इज योर नंबर ऑफ लाइंस। ये दोनों इक्वल होने चाहिए। मैट्रिक्स ऑर्डर हमारा क्या है, 4x4 का हमारा मैट्रिक्स, जैसे कि आप देख सकते हो 4 रो और 4 कॉलम है, सो वी हैव अ मैट्रिक्स ऑफ 4x4। तो हमारा मैट्रिक्स ऑर्डर तो 4 है, और इसलिए हमारे पास टोटल 4 लाइंस होने चाहिए थे, तो ही m इक्वल टू n होता। बट आप लाइन को जब काउंट करेंगे तो 1, 2 और 3, हमारे पास सिर्फ 3 ही लाइंस है। सो दैट मीन्स m इज नॉट इक्वल टू n, एंड देयरफॉर this is not an ऑप्टिमम सॉल्यूशन, ठीक है। तो जैसे हमने ये डिस्कवर किया कि ये एक ऑप्टिमम सॉल्यूशन नहीं है, तो हम लोगों को एक और नया मैट्रिक्स जनरेट करना पड़ेगा, बिकॉज वी वांट टू वर्क आउट एन ऑप्टिमम सॉल्यूशन फॉर आवर प्रॉब्लम। तो अब उसके लिए क्या करेंगे, ये वाला जो मैट्रिक्स है उसमें हम लोग को कुछ चेंजेस करना पड़ेगा अगले स्टेप में, एंड वी विल हैव टू जनरेट अ न्यू मैट्रिक्स। उसके लिए क्या करना है, ये जो अनकैंसल्ड नंबर्स जो है जैसे 6, 12, 6 और 10, 8, 4 है ना, इनमें से आपको मिनिमम कॉस्ट सिलेक्ट कर लेना है। इनमें से मिनिमम नंबर कौन सा है, 4 है। सिर्फ अनकैंसल्ड नंबर में से ही मैं बोल रहा हूँ, तो इसमें से मिनिमम नंबर है 4। अब हम लोग अगला स्टेप के लिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। प्रॉब्लम ऑप्टिमम नहीं निकला, अगर यहीं पे 4 लाइन मिल गई होती तो हमारा प्रॉब्लम यहीं पे खत्म हो चुका होता, बट 4 लाइंस नहीं मिल पाई जो कि हमारा रिक्वायरमेंट था एज पर द मैट्रिक्स ऑर्डर, और इसलिए हम लोग एक और इटरेशन कर रहे हैं लुकिंग फॉर द ऑप्टिमम सॉल्यूशन।
और वो नया इटरेशन करने के लिए हम लोग यहाँ पर वर्किंग कर रहे हैं। जो अनकैंसल्ड नंबर है उसमें से मिनिमम कॉस्ट आपको आइडेंटिफाई करना है, जो कि है 4। अब क्या करना है, इस 4 को कुछ जगहों पे आप ऐड करोगे और कुछ जगहों से आप सब्ट्रैक्ट करेंगे। कहाँ से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, इसके जैसे दूसरे जो अनकैंसल्ड नंबर्स है वहां से आपको 4 को सब्ट्रैक्ट कर लेना है। 6 में से 4 जाएगा, 12 में से 4, 6 में से 4, जो अनकैंसल्ड नंबर है उसी की बात कर रहा हूँ। प्रॉब्लम को कॉपी करने के लिए मैं आपको सफिशिएंट टाइम दूंगा। पहले मैं चाहता हूँ आप फोकस करिए प्रॉब्लम को समझने के लिए। तो ये हो गया। 4 को मैंने जितने भी अनकैंसल्ड नंबर है उसके जैसे वहां से 4 को हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देंगे। और जहां पर दो लाइन इंटरसेक्ट हुए, जैसे कि ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, जहाँ पे दो लाइन इंटरसेक्ट हुई है, तो उस वाली जगह पर जो नंबर है, जैसे कि यहाँ पे 10 है और यहाँ पे 2 है, वहां पर 4 को ऐड कर देंगे हम लोग। ठीक है, तो जो अनकैंसल्ड नंबर है वहां पे 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे, जो जहां पर दो लाइन इंटरसेक्ट हो रही है वहां पे 4 को ऐड करेंगे, और जहां से सिंगल लाइन पास हो रही है ना, जैसे कि 4 0 0, वहां पे कुछ भी नहीं करना है, नंबर सेम रहेंगे एज इट इज। ठीक है, तो ये प्रोसीजर करके हम लोग एक और नया मैट्रिक्स बनाएंगे हमारे लिए, और फिर उसके ऊपर हम लोग फिर से लाइंस बना के ऑप्टिमैलिटी टेस्ट करके देखेंगे कि क्या वो वाला मैट्रिक्स ऑप्टिमम सॉल्यूशन दे पाता है या नहीं। ठीक है, तो ये 4 हमने इसको लिया। अब ये जो अनकैंसल नंबर है इसमें से 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो नया वैल्यू क्या आएगा, वो यहाँ पे लिखते जाएंगे। 6 - 4 2, 12 - 4 8, 6 - 4 2। और यहाँ पे आप देख सकते हैं सिंगल लाइन पास हुआ है तो ये नंबर सेम रहेगा, ना इसमें से कुछ ऐड होगा ना माइनस होगा, 0 का 0 ही रहेगा। अब ये भी सिंगल लाइन गई है यहाँ से 0 4 8, तो यहाँ पे सेम ही रहेगा 0 4 8। बट यहाँ पे देखो दो लाइनें इंटरसेक्ट हुई है, जैसा कि मैंने बताया था कि जहाँ पर इंटरसेक्शन होता है वहां पर 4 को ऐड किया जाएगा। तो यहाँ पे 10 है तो 10 में 4 ऐड कर देंगे तो 14। फिर यहाँ से सिंगल लाइन गई है तो यहाँ पे फिर से कुछ भी नहीं, सेम नंबर आएंगे 4 0 0, और यहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है तो 2 में 4 को ऐड कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 6। उसके बाद ये अनकैंसल नंबर है तो वहां से 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे हम लोग, तो 10 में से 4 जाएगा 6, 8 में से 4 जाएगा 4, 4 - 4 0, और 0 या इसके ऊपर सिंगल लाइन गई है तो ये सेम रहेगा एज इट इज। ठीक है, तो अब हमारे पास एक नया मैट्रिक्स तैयार हो गया है, और अब इस नए मैट्रिक्स के ऊपर हम लोग फिर से ऑप्टिमैलिटी टेस्ट करके चेक करेंगे कि क्या ये सोल्यूशन ऑप्टिमम है या नहीं। तो लाइंस ड्रॉ करेंगे। लाइन का रूल हमको पता ही है, सिर्फ वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइंस ही ड्रॉ कर सकते हैं हम लोग, और इस तरीके से लाइन ड्रॉ करना है कि मिनिमम लाइन बना के मैक्सिमम जीरोस कैंसिल कर सके। तो सबसे पहले देख लेते हैं क्या कहीं पर भी 3 जीरोस एक साथ कैंसिल होने के चांसेस है क्या। तो ऐसा कहीं मुझे सिचुएशन नहीं दिख रहा है कि एक ही लाइन बना के मैं 3 जीरोस कैंसिल कर सकूं, बट येस एटलीस्ट 2 जीरोस तो कैंसिल हो पा रहे हैं। जैसे कि थर्ड वाला कॉलम अगर मैं कैंसिल कर दूं तो आई कैन कैंसिल 2 जीरोस एट अ टाइम। फोर्थ वाला कॉलम भी अगर मैं कैंसिल कर दूं अगेन आई कैन कैंसिल 2 जीरोस एट अ टाइम बाय ड्रॉइंग ओनली वन लाइन। ठीक है, अब इसके बाद आप देख सकते हैं एक जीरो यहाँ पर है और एक जीरो यहाँ पर है, और हम लोग को एक भी जीरो को अनकैंसल्ड नहीं छोड़ना है, सारे जीरोस को कैंसिल तो करना ही पड़ेगा। बट अब दोनों जीरोस ऐसे जगहों पर है कि एक ही लाइन में दोनों जीरो कैंसिल नहीं हो पाएंगे, तो हम लोग को दोनों के लिए एक एक लाइन बनानी ही पड़ेगी, क्योंकि हम लोग किसी भी जीरो को अनकैंसल्ड नहीं छोड़ सकते। तो इसके लिए भी एक मैंने लाइन बना दिया यहाँ पे इसको कैंसिल करने के लिए, और इसको भी कैंसिल करने के लिए एक लाइन बना दिया। मेरे सारे लाइन्स जेन्युइन थे, मैंने अननेसेसरीली कोई लाइन ड्रॉ नहीं किया है। जीरो को कैंसिल करने के लिए जरूरी था, इसलिए मेरे को अलग से लाइन बनानी पड़ी। फाइनली माय ऑल द लाइन्स आर ड्रॉड, फाइनली माय ऑल द जीरोस आर कैंसिल्ड। अब मैं चेक करूंगा कि वेदर m इज इक्वल टू n और नॉट, मतलब मैट्रिक्स ऑर्डर तो 4x4 है, क्या मैंने 4 लाइन्स स्ट्राइक करी कि नहीं। तो आप देख सकते हैं 1 2 3 और 4 लाइन्स बना चुके हैं हम लोग, यानी कि हम लोग को 4 लाइन्स चाहिए थी, हम लोग को 4 लाइन्स मिल गई। So therefore this is an optimum solution। ठीक है, ये एक ऑप्टिमम सॉल्यूशन हम लोग को मिल गया। 4 लाइंस हम लोग ने बनाई, यानी कि हम लोग को ऑप्टिमम सॉल्यूशन मिल गया है। अब हम यहाँ पर असाइनमेंट का प्रोसीजर कर सकते हैं। जो हमारा मेन पर्पस था, ये सम करने का हमारा मेन पर्पस क्या था,
हम लोगों को असाइनमेंट करना था, हम लोग को मिनी कंप्यूटर्स असाइन करने थे टू अवर प्लांट्स के हम लोग कौन से प्लांट में कौन सा वाला कंप्यूटर मैन्युफैक्चर करेंगे सच दैट हमारा कॉस्ट जो है वो मिनिमम पॉसिबल रहे। अब जबकि हमको पता चल गया कि ये एक ऑप्टिमम मैट्रिक्स है, तो यहाँ पर हम लोग असाइनमेंट का प्रोसीजर अब स्टार्ट कर सकते हैं। अब देखिए क्या करना है यहाँ पे, ये वाला स्टेप बहुत ध्यान से देखना और इसको समझना। ओके अब जब हमको पता है कि ये वाला जो मैट्रिक्स है ये ऑप्टिमम है, तो इसी वाले मैट्रिक्स को हम लोग एज इट इज यहाँ पे लिख देंगे विद द सेम वैल्यूज, कोई भी वैल्यूज चेंज नहीं करेंगे। 2 8 2 0 0 4 8 14 4 0 0 6 6 4 0 0। ठीक है, हमने एज इट इज यहाँ पे मैट्रिक्स को लिख दिया। अब यहाँ पर हम लोग असाइनमेंट करेंगे। अब ध्यान से सुनो क्या बोल रहा हूँ। असाइनमेंट करने के लिए 0 इज इम्पोर्टेंट। असाइनमेंट सिर्फ उसी सेल में होगा जहां पर 0 है, लेकिन हम लोग को यूनिक 0 चाहिए होगा। मतलब हम लोग को देखना है कि जिस भी रो और कॉलम में 0 यूनिक होगा वहां पर हम लोग असाइनमेंट करेंगे। जैसे कि अब देखो ये पहला वाला रो दिख रहा है यहाँ पे, तो देखना है कि इस रो में 0 यूनिक है कि नहीं, मतलब अकेला होना चाहिए। एक से ज्यादा 0 होंगे तो हम लोग वहां पे फिलहाल असाइनमेंट नहीं कर पाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि पहले वाले रो में 0 अकेला है, कोई इसके साथ इस रो में दूसरा कोई 0 नहीं है, तो मैंने यहाँ पे इसको असाइनमेंट कर दिया। यहाँ पर मैंने असाइन किया। ठीक है, तो मोमेंट आई असाइन पुट एन असाइनमेंट ओवर देयर, उसी कॉलम में या उसी रो में कोई और अगर 0 होगा तो उसको मेरे को कैंसिल कर देना चाहिए, बट है नहीं कोई ऐसा उस कॉलम में 0, तो इसको कैंसिल करने की जरूरत नहीं पड़ी। अब हम लोग नाउ वी आर मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट रो। अगले रो में भी अगर मैं यही देख रहा हूँ कि क्या कोई 0 यूनिक है कि नहीं, तो आप देख सकते हैं सेकंड वाले रो में भी ये 0 अकेला ही है, यूनिक है इस वाले रो में। तो मैं यहाँ पर असाइनमेंट डाल देता हूँ यहाँ पे, और उसी कॉलम में अगर कोई और 0 है तो उसको कैंसिल कर देना है। तो देखो यहाँ पे उस कॉलम में नीचे यहाँ पे एक 0 था, तो मैं उसको कर देता हूँ कैंसिल। ठीक है, नाउ मूविंग ऑन टू द थर्ड रो। अब देखेंगे तो थर्ड रो में पहले एक्चुअली 2 zeros हुआ करते थे, लेकिन उसमें से एक 0 कैंसिल हो चुका है, एंड दैट मेक्स दिस 0 अ यूनिक 0 वेयर वी कैन पुट अनदर असाइनमेंट ओवर हियर। ठीक है, और उसी कॉलम में कोई और 0 और है तो उसको कैंसिल कर देना है। तो ये वाला जो है मैं इसको कैंसिल कर दूंगा। नाउ मूविंग ऑन टू द फोर्थ रो। तो फोर्थ रो में भी वही हुआ जो थर्ड रो में हुआ था, पहले 2 0 हुआ करते थे, बट ये वाला कैंसिल हो गया है, तो अब ये 0 यूनिक हो गया ऑटोमेटिकली, और इसको हम लोग असाइन कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो हमने असाइनमेंट कर दिया है। अब ये जो असाइनमेंट हमने किया इसको हम लोग को टैबुलेट करना है, क्योंकि ये क्या है, ये जो एक ओआर स्पेशलिस्ट होता है वो ये एल्गोरिथम अप्लाई करके इस तरीके का टेबल बनाता है। बट अगर आप ये वाला टेबल जा करके जो मैन्युफैक्चरिंग हेड है उसको दोगे तो उसको समझ में नहीं आएगा कि तू क्या बोल रहा है, कौन से प्लांट में कौन सा मिनी कंप्यूटर मैन्युफैक्चर करने के लिए बोल रहा है। तो उसकी लैंग्वेज में उसको बताने के लिए हम लोग को ये जो अल्गोरिदम का सॉल्यूशन है इसको प्रॉपरली टेबल फॉर्मेट में उसको देना पड़ेगा, टैबुलेट करके देना पड़ेगा, ताकि वो भी इसको इंटरप्रेट कर सके। ये जो असाइनमेंट वाला प्रोसेस है एक बार मैं फिर से बता देता हूँ। इसका रूल क्या है, आपको टॉप टू बॉटम जाना होता है, आपको लेफ्ट टू राइट जाना होता है, रो वाइज जाना होता है सबसे पहले, लुकिंग फॉर यूनिक जीरोस। अगर आपको रो में यूनिक 0 मिलता है तो आप वहां पर असाइनमेंट करेंगे, अगर आपको यूनिक 0 नहीं मिलता है तो आप फिलहाल के लिए उस वाले रो को स्किप कर देंगे। वंस यू आर डन विद द रो एंड यू आर नॉट एबल टू फाइंड यूनिक 0, तो उसके बाद हम लोग कॉलम वाइज यूनिक 0 के लिए चेक करते हैं। ऐसे सम्स हमको आगे देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये हमारा एकदम पहला ही प्रॉब्लम है, तो यहाँ पर ऐसी सिचुएशन नहीं आई है, रो वाइज करने में ही हमारा काम हो गया। और आई एक्सेप्ट ये पहला वाला प्रॉब्लम है, तो आपको थोड़ा ऐसा लगता होगा कि बाप रे इसमें कितना सारा है, कितना याद रहेगा ये वो,
बट डोंट वरी, 2-4 सम करेंगे तो आप यूज टू हो जाओगे, आपको चीजें याद हो जाएंगी और इंटरेस्टिंग लगेगा, आप खुद से सम सॉल्व करने लग जाओगे। ऐसा सिर्फ इसी चैप्टर में नहीं होगा, आपके साथ हर चैप्टर में आपको ऐसी फीलिंग आएगी, पहले दूसरे सम करते हो तो आपको ऐसा लगेगा कि अरे ये तो कैसा प्रॉब्लम है, कितनी चीजें याद रखनी है, कैसे होगा, बट डोंट वरी अबाउट इट, 2-3 प्रॉब्लम की ही बात है, उसके बाद चीजें नॉर्मल हो जाएंगी। तो यहाँ पर हमने पहले रो में देखा तो ये 0 यूनिक मिल गया हमको, तो हमने उसको असाइन कर दिया। उसकी लाइन में कोई और 0 होता तो उसको कैंसिल कर देते, पर था नहीं। सेकंड रो में गए तो सेकंड रो में भी ये 0 यूनिक था तो उसको असाइन कर दिया। उसकी लाइन में दूसरा 0 यहाँ पे था तो उसको मैंने कैंसिल कर दिया, जिससे तीसरी लाइन में ये वाला 0 यूनिक हो गया, उसको असाइन कर दिया। उसकी लाइन में ये 0 आ गया तो उसको हमने कैंसिल कर दिया, जिससे चौथे वाले रो में ये वाला 0 यूनिक हो गया। ठीक है, अब इसको हमको टैबुलेट करना है। टैबुलेट करने के लिए हम लोग यहाँ पर 3 कॉलम्स बनाएंगे। एक कॉलम हमारा प्लांट का बनेगा, दूसरा वाला कॉलम हमारा बनेगा मिनी कंप्यूटर्स का, और तीसरा वाला कॉलम कॉस्ट का। ठीक है, 4 प्लांट से 1 2 3 4। अब पहले वाले प्लांट, ये प्लांट का है ना, तो ये पहले वाला प्लांट है, तो पहले वाले प्लांट में हमने कौन सा यहाँ पर असाइनमेंट किया, मतलब वी आर आस्किंग देम टू मैन्युफैक्चर मिनी कंप्यूटर 2। तो पहले वाले प्लांट में हमने मिनी कंप्यूटर 2 असाइन किया है, दूसरे वाले प्लांट में हमने मिनी कंप्यूटर 3 असाइन किया है, तीसरे वाले प्लांट में हमने मिनी कंप्यूटर 4 असाइन किया है, और चौथे वाले प्लांट में हमने मिनी कंप्यूटर 1 असाइन किया है। ठीक है, ये असाइनमेंट था। अब हमको कॉस्ट लिखनी है। कॉस्ट लिखने के लिए हमको ओरिजिनल मैट्रिक्स को रेफर करना पड़ेगा जो क्वेश्चन में दिया था। जैसे कि प्लांट 1 में अगर आप कंप्यूटर 2 मैन्युफैक्चर करते हो तो कितना कॉस्ट है, तो आप ऊपर जाएंगे, देखेंगे यहाँ पे प्लांट 1 है ये रहा, और कंप्यूटर 2 का 18 रुपीज का कॉस्ट यहाँ पे आप दिख रहा होगा आपको, तो वो 18 मुझे यहाँ पे लिख लेना है, 18। अब अगर मैं प्लांट 2 में कंप्यूटर 3 मैन्युफैक्चर करना चाहता हूँ तो उसका कॉस्ट क्या है, प्लांट 2 में कंप्यूटर 3, तो ये रहा मेरा प्लांट 2, उसके अंदर कंप्यूटर 3 का कॉस्ट है 16 रुपीज। ठीक है, तो मैं यहाँ पे 16 लिख लेता हूँ। उसके बाद प्लांट 3 में कंप्यूटर 4 असाइन हुआ है, तो उसका कॉस्ट कितना है, प्लांट 3 के सामने कंप्यूटर 4 का कॉस्ट देख लो आप 24 है, तो मैं यहाँ पे 24 लिख लेता हूँ। और लास्ट प्लांट 4 में कंप्यूटर 1 का कॉस्ट कितना होगा, तो प्लांट 4 में कंप्यूटर 1 यानी कि 22 रुपीज का कॉस्ट है उसका, तो वो मैंने यहाँ पे लिख लिया। ये है मेरा कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कंप्यूटर्स। मैं इसका टोटल ले लूंगा तो मेरे को टोटल कॉस्ट मिल जाएगा, दैट विल कम टू ₹80। ठीक है, तो मतलब ये जो मैंने कॉम्बिनेशन स्ट्राइक किया है, ये जो मैंने असाइनमेंट डिसाइड की है कि ये वाले प्लांट्स में ये वाले कंप्यूटर्स मैन्युफैक्चर करेंगे, तो आपके सारे कंप्यूटर्स जो है वो ₹80 पर यूनिट के हिसाब से मैन्युफैक्चर हो जाएंगे। अब इसके अलावा आप कोई भी और कॉम्बिनेशन लेंगे, आपको आपका कॉस्ट जो है वो 80 से ज्यादा ही जाएगा, 80 या 80 से कम जा ही नहीं सकता, क्योंकि ये बेस्ट पॉसिबल कॉम्बिनेशन स्ट्राइक किया है हमने अप्लाइंग असाइनमेंट प्रॉब्लम। 80 रुपीज से ऊपर के ही कॉस्ट आएंगे अगर आपने कोई भी और कॉम्बिनेशन ट्राई किया तो। प्लांट 1 में आपने 2 के बदले 3 को मैन्युफैक्चर किया या कुछ भी और इसमें आपने डिस्टर्ब किया, तो आपका मिनिमम कॉस्ट जो है वो 80 के ऊपर ही जाएगा, 80 से नीचे जाएगा ही नहीं, 80 भी नहीं आएगा इनफैक्ट आपका। ठीक है, तो ये था हमारा सोल्यूशन। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। ऑब्वियसली